दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। अब बाजार में जो तेजी बनी इसके पीछे वजह भी स्टील सेक्टर और पीएसयू बैंक थे, जिनकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। अब ये जो तेजी का दौर है क्या आगे भी जारी रहने वाला है? क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसा रहेगा? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा रह सकता है, आगे की क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है टाटा स्टील में। दूसरी तरफ हमारा बजट भी आ रहा है, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है स्टील सेक्टर को, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दबाव में था और इसका नतीजा ये रहा कि स्टील के शेयर काफ़ी नीचे भी आए। खुद टाटा स्टील भी बहुत डिस्काउंट में अभी भी मिल रहा है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में एक शानदार तेजी आ सकती है? तो बहुत सारी बातें जिसको आपको जानने को मिलेगा और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे को पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। मिड कैप में गिरावट जरूर थी, लेकिन निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100 काफ़ी अच्छे पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी थी, सिर्फ मिड कैप में तेजी नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो विनर थे बाजार के वो थे निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल, जिन्होंने 1% से ऊपर की अच्छी खासी तेजी बताई। निफ्टी मेटल में 1.27% की तेजी थी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.35% की तेजी थी। और इन दो इंडेक्स की वजह से ही हमने बाजार में अच्छी खासी 300 पॉइंट की तेजी देखी है। बाकी सारे इंडेक्स में भी तेजी थी, लेकिन वो कम थी। यहाँ पे जो गिरावट थी वो निफ्टी एफएमसीजी में थी और निफ्टी फार्मा में थी। ये दो जो इंडेक्स है ये आपको निगेटिव क्लोजिंग देते हुए दिखेंगे। बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव थे। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम था और मेटल सेक्टर में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। अब बाजार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हमारे बाजार क्लोज होने के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। डाउ जोन की बात करें तो 34,302 के स्तर पे 0.33% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 3,999 के स्तर पे 0.40% की तेजी थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,079 के स्तर पे आप देख सकते हो 0.71% की तेजी थी। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1887 के स्तर पे 0.5% की तेजी थी। तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तेजी। उससे लग रहा है कि मंडे को हमारे बाजार में शुरुआत पॉजिटिव होगी और ऐसे में अगर तेजी बनेगी तो स्टील सेक्टर जरूर दौड़ेगा। अब टाटा स्टील की बात करें स्टॉक की शुरुआत 118 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थर्सडे को 118 के आसपास ही थी। जो इंट्राडे का हाई है वो 121 का है, यानी सेकंड टाइम इसने फिर से 121 को छुआ है पिछले 7-8 दिन में। लो बना 118 का, अंत में क्लोजिंग 120 पर ही, जहाँ पे 1.91% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई पिछले कई दिनों के बाद। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील यूके ने ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम के साथ मिलके यहाँ पे एक डी रिस्किंग जर्नी के तहत 60% जो इनकी लाइबिलिटीज थी उसको इंश्योर कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। यानी इनका जो रिस्क था वो काफ़ी कम हो चुका है और एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया ये टाटा स्टील यूके की तरफ से। अब यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील अपने 52 वीक के लो से 46% वापस रिकवर हो चुका है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पे इसका 150 का टारगेट ऑलरेडी दिया गया है जेफरीज की तरफ से। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। करंट लेवल से 25% की अच्छी तेजी हमें बहुत कम समय में देखने को मिल सकती है। वह टाटा स्टील ने जो इस बार अपने प्रोडक्शन की डिटेल दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन टन्स के आसपास रहा थर्ड क्वार्टर के दौरान, जिसमें 4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो डिलीवरी बेस्ड काम हुआ वो 4.73 मिलियन टन्स के आसपास रहा, जहाँ पे 7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बार क्योंकि इनका प्रोडक्शन बड़ा है डोमेस्टिक मार्केट में, तो इस वजह से जो रिजल्ट जितना पिछली बार खराब था उतना खराब नहीं होगा। इस बार रिजल्ट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और इसके बाद में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि इस बार जो डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा काम किया, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यूरोपियन मार्केट में इनका प्रोडक्शन गिरा है, उसका थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से स्टील सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी जो रिपोर्ट पेश की गई है कि आने वाले समय में नहीं जो क्वार्टर 3 है स्टील सेक्टर के लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, स्टील की प्राइस बड़ी है और आने वाले समय कुछ और बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले कई समय से देखें तो स्टील की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, बहुत ज़्यादा इनको कंपनी को लॉस भी हुआ, लेकिन अब फिर से डिमांड बढ़ने लगी और इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ने लगी है। आप देखो तो पिछले जस्ट 2 मंथ के अंदर 25% की स्टील की प्राइस में रिकवरी देखने को मिल रही है और इस वजह से अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर को इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा इनके रिजल्ट के अंदर। अब सबसे जो बड़ी बात है
कि जिस तरह से ये जो प्राइस बढ़ी है उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही, लेकिन जो इनका रॉ मटेरियल है उसमें आप देखो तो उनको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में पड़ा है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम थी, उसका बेनिफिट मिला। इसके अलावा जो टैक्स थे उसमें एक राहत मिली सरकार की तरफ से, उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो ये एक देख सकते हो कि इनको इस बार बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनको सस्ता पड़ा और प्राइस बढ़ने की वजह से इनको इनका जो इनपुट कॉस्ट कम होने के बावजूद भी इनको बेनिफिट अच्छा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस बार जो रिजल्ट होगा उसमें सारा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही है कि इस बार स्टील सेक्टर की कंपनियां नंबर अच्छे बता सकती है। तो जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में इनका प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ा है, इनकी डिलीवरी बेस काम भी अच्छा हुआ। इसके अलावा क्रिसिल की रिपोर्ट भी कह रही है कि इनको रॉ मटेरियल में प्राइस कम होने की वजह से फायदा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो रिजल्ट होगा इस बार काफ़ी अच्छा हो सकता है। जिस बार पिछली बार जैसा मायूस करने वाला रिजल्ट इस बार नहीं होगा और इसके बाद में एक तेजी की शुरुआत हो सकती है टाटा स्टील के शेयर में। अब जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 का हमारे पास सामने बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट आएगा। सरकार से क्या क्या इसकी डिमांड है स्टील सेक्टर की, जिसमें कि टैक्स में इस बार कोई बढ़ोतरी ना हो, इसके अलावा पीएलआई स्कीम का फ़ायदा हो और भी बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इस बार सरकार ग्रीन स्टील के ऊपर फोकस कर रही है। तो सरकार से बहुत सारी इस बार स्टील सेक्टर की डिमांड भी है। सबसे जो अच्छी खबर है स्टील सेक्टर के लिए कि इस बार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार बहुत सारा खर्च करने वाली है और उसका बजट बढ़ाने वाली है। तो जैसे कि नए जो गेज परिवर्तन होंगे, इसके अलावा देखें तो बहुत सारे नए ब्रिज बनाए जाएंगे, नई पटरियां बिछाई जाएगी। तो उसके लिए बहुत सारा स्टील यूज होने वाला है, यानी स्टील सेक्टर को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जितना रेलवे का बजट बढ़ेगा उतना ही फायदा स्टील सेक्टर को होने वाला है। इसके अलावा सरकार इस बार ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। वहाँ पे उनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी देने की कोशिश की जाए। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम निकाली जा रही है, जिसकी वजह से ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक तेज़ी का शुरुआत होगी। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ से भी स्टील सेक्टर को बहुत सारी रिक्वायरमेंट मिलने वाली, वहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में इसका सीधा फायदा स्टील सेक्टर को होने वाला है। स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे करीब 5 लाख जो एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्ट और इसके अलावा 20 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ है जो स्टील इंडस्ट्री की वजह से उनको कारोबार मिल रहा है। और ऐसे में सरकार से इस बार डिमांड है कि पीएलआई स्कीम के तहत इनको फ़ायदा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को बेनिफिट दिया जाए, जिससे लोगों को रोज़गार और मिलता दिखाई दे आगे और लोग इसमें उसका बेनिफिट उठाएं। जैसे कि बजट आ रहा है तो स्टील सेक्टर की कुछ डिमांड्स है सरकार के साथ में, जिसमें आप देख सकते हो फुल एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी 7.5% का जो स्टील मिल्स रोल्स के ऊपर जो ड्यूटी लग रही है उसको हटाना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील स्क्रैप और इसके अलावा इम्प्लीमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ये सरकार से डिमांड है, ये इसको पूरी अगर होती है तो इसका फायदा स्टील सेक्टर को आते हुए दिखाई दे सकता है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस समय बहुत सारी उसमें टेक्निकल इशू आते हैं। और ये सरकार से डिमांड है कि लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसी है उसको बदला जाए, उसमें कानून है जो थोड़ी ईजी किए जाए। इसके अलावा सरकार एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है, तो आने वाले समय सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करिए। ऐसे में सरकार चाहती है कि चाहे स्टील इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज या फिर रिफाइनरीज हो, वो सारे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें और आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण हो। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी मांग है इस इंडस्ट्रीज की, उनको बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि उसके लिए नई मशीनरीज का सेटअप करना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा। सरकार अगर प्रमोट करेगी, सरकार अगर सब्सिडी देगी तो ग्रीन स्टील का निर्माण भी टाटा स्टील शुरू कर देगा। तो आने वाले समय टाटा स्टील के अंदर बहुत सारी बेनिफिट देखने को मिल सकती है। वैसे टाटा स्टील खुद इसके पक्षधर है कि आने वाले समय जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाए और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर अपने आप, चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो या टाटा स्टील, उनकी एक ही मंशा है टाटा ग्रुप की कि जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है आने वाले 2045 तक। और इसीलिए वो जल्द ही ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे टाटा स्टील में ये मौका है इस समय खरीदारी करने का, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। टाटा स्टील डेफिनेटली आपको आने वाले समय मालामाल कर देगा और मुझे लग रहा है इस बार Q3 काफ़ी अच्छा होगा और उसके बाद इसकी प्राइस आराम से 150 के आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो बिना डरे इसमें निवेश करें, ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।